राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी करके टीएमसी नेता अखिल गिरी ने ममता बनर्जी को बुरी तरह से फंसा दिया है। बीजेपी का देश भर में आदिवासी वोटों पर पूरा जोर है। पश्चिम बंगाल में भी आदिवासी कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में हैं। लेकिन बावजूद इसके देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति पर ममता बनर्जी के मंत्री ने अभद्र टिप्पणी की, जिस पर देश भर में हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक में अखिल गिरी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है। इसके बाद दिल्ली से लेकर बंगाल तक हुए प्रदर्शनों ने ममता बनर्जी की सारी अकड़ ढीली कर दी और आखिरकार उन्हें माफी मांगनी पड़ी। लेकिन ममता बनर्जी ने यहाँ भी खेल किया। उन्होंने माफी तो मांगी, लेकिन सरकार में मंत्री अखिल गिरी को न ही मंत्री पद से हटाया और न ही उन पर कोई कार्रवाई की, बस चेतावनी देकर छोड़ दिया। जबकि देश के राष्ट्रपति के रंग रूप को लेकर जिस तरह का बयान अखिल गिरी ने दिया था, कायदे से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। आदिवासी समाज दिल्ली से लेकर बंगाल तक प्रदर्शन कर रहा है। बंगाल में आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए टीएमसी मंत्री की गाड़ी को रोक लिया और कई जगह पर सड़क जाम कर दी। पूरे देश में ममता बनर्जी और उनकी सरकार की थू-थू हो रही है। यही नहीं, कांग्रेस ने टीएमसी पर हमला करते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ टिप्पणी को अमर्यादित कहा। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि अपने नेता के बयान के लिए हम माफी मांगते हैं, पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी। पार्टी को इस तरह के बयान से कोई मतलब नहीं है। किसी ने गलती की है और हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हर दिन बयान देने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है और झूठ बोलना जारी है, वह अस्वीकार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोलना एक कला है। मैं कभी कभी किम भूत की माकर शब्द का इस्तेमाल करती हूँ। शब्दकोश में यह शब्द है। मैंने डिक्शनरी के बाहर किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया। यदि मैं कभी कोई अपशब्द बोलती हूँ तो मैं उसे तुरंत वापस ले लेती हूँ और निश्चित रूप से हमें यह अधिकार है। बता दें कि किम्भूत की माकर का अर्थ अजीब होता है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के सुधार गृह मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने नंदीग्राम के एक गांव में रैली की और कहा कि बीजेपी के नेता ने कहा कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूं। हम किसी को उसके रूप से नहीं आंकते, हम राष्ट्रपति के पद का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी राष्ट्रपति कैसी दिखती हैं? इस बयान को लेकर चौतरफा आलोचना होने के बाद अखिल गिरी ने माफी मांग ली थी। उन्होंने कहा था कि मेरा आशय राष्ट्रपति का अनादर करना नहीं था, मैं केवल उन बयानों का जवाब दे रहा था जो बीजेपी नेताओं ने मुझ पर हमला करते हुए सवाल किए थे। हर दिन अपने रूप के कारण मैं मौखिक हमलों का शिकार होता हूं। यदि किसी को लगता है कि मैं राष्ट्रपति का अनादर कर रहा हूं, तो मैं इस बयान के लिए माफी मांगता हूं। देश के राष्ट्रपति का मैं बहुत सम्मान करता हूं। वहीं बीजेपी ने अखिल गिरी के बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा था कि गिरी की टिप्पणी टीएमसी की आदिवासी विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने कहा था कि अखिल गिरी ने देश की राष्ट्रपति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्हें तुरंत विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बंगाल बीजेपी ने कोलकाता सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में गिरी को मंत्री पद से हटाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर रैली भी निकाली थी। बीजेपी के अलावा कई अन्य दलों ने भी इस बयान की आलोचना की थी। वहीं टीएमसी ने कहा था कि वह इस तरह की टिप्पणी का समर्थन नहीं करती है, लेकिन नेताओं की ओर से व्यक्तिगत रूप से की गई टिप्पणियों की जिम्मेदारी नहीं लेगी। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ने निकले राहुल गांधी के चरण जैसे ही पड़ेंगे। कांग्रेस में बड़ी टूट की संभावना है। इस बात से भोपाल से लेकर दिल्ली तक खलबली मची हुई है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस के 19 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया था और कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस के 50 डेलीगेट्स के वोट शशि थरूर को मिले थे। मतलब ये कि कांग्रेस के इतने नेताओं की पार्टी आलाकमान से पट नहीं रही है। इसलिए आशंका इस बात की है कि 10 से लेकर 12 विधायक राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में आते ही पार्टी तोड़ देंगे। हालांकि बीजेपी इस बात से इनकार कर रही है कि राज्य में ऑपरेशन लोटस जैसी कोई चीज चल रही है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि उनके संपर्क में भी भाजपा के कई विधायक हैं जिन्हें भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन हम अपने संगठन में से ही टिकट देंगे। राहुल गांधी की यात्रा के दौरान ऑपरेशन लोटस के सवाल पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जिसको भी देश के लिए कुछ करना है वह भाजपा में रहकर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे देश के लिए काम करना है वह किसी भी दल का हो सकता है। अगर वह भाजपा के साथ आकर कुछ करना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है?
भाजपा का काम सकारात्मक राजनीति करना है। उठापटक के बीच कांग्रेस भयभीत है। कांग्रेस नेताओं के भाजपा के संपर्क में होने के सवाल नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस में ऐसा कोई गद्दार नहीं है जो पीठ में छुरा घोंपे। हमारे नेता कमलनाथ इतने सक्षम हैं कि लोगों को एक झटके में बाहर निकाल देते हैं। उन्हें वफादारों की जरूरत है, गद्दारों की नहीं। कांग्रेस के जिन विधायकों के भाजपा में जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है, उनमें मालवा में इंदौर और उज्जैन से 3 विधायक हैं जो पार्टी से खासे नाराज चल रहे हैं। इनमें से एक की तो भाजपा से चर्चा हुई थी कि वे 3 विधायकों के साथ भाजपा में आना चाहते थे। बीजेपी उनके लिए तो तैयार थी, लेकिन बाकी 2 का मामला अटक गया। इससे उनका भी भाजपा में जाना रुक गया था। निमाड़ में एक विधायक पहले ही खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मंच साझा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी वे विधानसभा में विधिवत कांग्रेस के ही विधायक हैं। 3 विधानसभा में राहुल गांधी निमाड़ से मालवा में जाएंगे, तो इसी मार्ग के 3 अन्य विधायकों के भाजपा में शामिल होने की संभावना है। महाकौशल और बुंदेलखंड से 2-2 और ग्वालियर चंबल आंचल से 1 विधायक की गतिविधियों पर कांग्रेस की नजर है। ये विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस की रीति नीति के विरोध में मुखर होकर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। वक्त बदला, तारीख बदली, जगह बदली, लेकिन डिंपल यादव की कहानी नहीं। डिंपल यादव के साथ कन्नौज में जो हुआ वही कहानी मैनपुरी में दोहराई जाने वाली है। बीजेपी ने इसकी पूरी पटकथा पहले से ही लिखकर तैयार कर ली है। डिंपल यादव जब मैनपुरी सीट से नामांकन करने गई थी, पूरा यादव परिवार एक साथ दिखा। नहीं दिखे तो वे शिवपाल यादव थे। तब रामगोपाल यादव ने कहा था कि इससे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन फर्क पड़ा और बीजेपी ने रघुराज शाक्य को मैनपुरी के मैदान में उतार दिया। रघुराज न सिर्फ शिवपाल के करीबी हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2 बार सांसद भी चुने जा चुके हैं। इटावा सदर से वे विधायक भी रह चुके हैं। रघुराज शाक्य इटावा के ही रहने वाले हैं, इसलिए यादव परिवार के हर चाल को वो बेहतर समझते हैं। शाक्य वोटर्स में रघुराज अच्छी पैठ रखते हैं। बीजेपी इस बात को खास तौर पर ध्यान में रखकर उन्हें उम्मीदवार बना रही है। शिवपाल सिंह यादव के करीबी होने के साथ ही रघुराज प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले रघुराज शाक्य ने सपा का साथ छोड़कर शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा का दामन थामा। तब उन्होंने प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी ली, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने प्रसपा से इस्तीफा दे दिया। प्रसपा के बाद रघुराज शाक्य बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में इटावा सदर से टिकट की दावेदारी पेश की थी। हालांकि अब डिंपल यादव के खिलाफ जातिगत आंकड़ों को साधने के लिए बीजेपी ने इस सीट पर रघुराज शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। मैनपुरी में यादव के करीब 4,25,000 वोट है, जबकि शाक्य वोटर्स की संख्या करीब 3,25,000 है। बीजेपी में शाक्य उम्मीदवार के नाम को लेकर मंथन चल रहा था। वहीं दूसरी ओर शाक्य वोटर्स को रिझाने के लिए सपा ने मैनपुरी में आलोक शाक्य को अपना जिलाध्यक्ष बना दिया है। अरविंद केजरीवाल की नजर किसी नेता से ज्यादा उसकी जेब पर होती है। जो जितना ज्यादा माल देता है, केजरीवाल उसे उसी हिसाब से पार्टी में पद देते हैं। ये आरोप नहीं, बल्कि अरविंद केजरीवाल को भुगत चुके इंद्रनील राजगुरु ने लगाए हैं, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की। इंद्रनील राजगुरु ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मुझसे पैसे लेकर पोस्टर पर मेरी तस्वीर छपवाई। अरविंद केजरीवाल की तिकड़मी सियासत से पर्दा तो लगातार उठता ही जा रहा है। अब इंद्रनील राजगुरु ने पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंद्रनील राजगुरु ने कहा कि अरविंद केजरीवाल नेता नहीं, व्यापारी हैं। मैंने पैसे दिए तो पोस्टर में मेरी फोटो तीसरे नंबर पर लगा दी गई। एक बार नहीं दिया तो फोटो हटा दी गई। फिर पैसे दिए तो मेरी तस्वीरें बढ़ती गई। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी पैसे लेकर टिकट देती है। केजरीवाल बातें कुछ और करते हैं, वास्तविकता कुछ और होती है। वे जानबूझकर आम लोगों को टिकट देते हैं ताकि वे इसका प्रचार कर सकें। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के मामले में इंद्रनील राजगुरु ने कहा कि वहां जाने के बाद पता चला कि ये तो और बड़ी झूठी पार्टी है। केजरीवाल कहते हैं कि वे भ्रष्टाचार को कम करेंगे, लेकिन उनकी सभाओं के लिए पैसा कहां से आता है? भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल प्राइवेट फ्लाइट से यहां आए थे। वहां मैंने उनके पास बहुत सारा पैसा देखा। तब मैंने उनसे पूछा भी कि इतना पैसा आया कहां से? इसके बाद भी आप पैसे मांगते रहते हो, लेकिन उन्होंने बताने से मना कर दिया।
केजरीवाल के सहयोगी रहे इंद्रनील राजगुरु ने केजरीवाल द्वारा 2 नंबर का पैसा गुजरात चुनाव में लगाने की बात स्वीकार की। एक रैली में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए मध्य प्रदेश और दिल्ली से लोगों को लाया गया। मैं आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गया था, लेकिन ये आदमी बस साधारण कपड़े पहनता है। उसके कई चेहरे हैं, उनके पास पैसा है। रही बात अस्पताल और स्कूल्स की, तो गुजरात में ये सब बहुत पहले से है। इंद्रनील राजगुरु ने कहा कि जब मैंने पार्टी छोड़ी तो 5 लोगों को भेजकर मेरी तस्वीर पर स्याही लगवा दी गई। ये पार्टी के संस्कार बताते हैं। गुजरात की जनता सब कुछ समझ रही है। मैंने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर की थी ताकि लोग जान सकें ये पार्टी कैसी है। अप्रैल 2022 में कांग्रेस छोड़ इंद्रनील राजगुरु आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बाद इंद्रनील आम आदमी पार्टी के संयुक्त राष्ट्र सचिव के रूप में काम करने लगे। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद इंद्रनील राजगुरु ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने एक विकल्प बनने की क्षमता खो दी है। कांग्रेस में बीजेपी को हराने की इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन गुजरात चुनाव से ठीक पहले वे वापस पुरानी पार्टी पहुंच गए। इंद्रनील राजगुरु गुजरात के सौराष्ट्र जिले में कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। राजगुरु ने 2012 में राजकोट पूर्व सीट से कांग्रेस विधायक के रूप में जीत हासिल की थी। 2017 के चुनाव में इंद्रनील ने पूर्व सीएम विजय रूपानी के खिलाफ राजकोट में चुनाव लड़ा था। वह सौराष्ट्र क्षेत्र के दिग्गज नेता माने जाते हैं। 2018 में राजगुरु ने यह दावा करते हुए कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया था कि वह पार्टी संगठन के कामकाज से नाखुश हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पार्टी कार्यकर्ताओं को दंडित करने के बजाय पदोन्नत किया गया। श्रद्धा वॉकर मामले का गुस्सा पूरे देश में है और वह अब बाहर सड़कों पर निकलने लगा। श्रद्धा वॉकर के साथ हुई लोमहर्षक घटना के बाद अब सियासी रंग ये पकड़ने लगा है। बीजेपी जहां इस पूरे मामले पर मुखर है, वहीं दूसरी तरफ वोट की तजारत करने वाली कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी जैसी पार्टियों से लेकर अवार्ड वापसी गैंग खामोश है। सवाल यह है कि उनकी खामोशी की वजह क्या है। जाहिर है इसके पीछे वोट बैंक की सियासत है। गुजरात में चुनाव है और ऐसे नाजुक मौके पर कांग्रेस से लेकर केजरीवाल तक ऐसा कोई जोखिम नहीं लेना चाहते जिससे वोटों का नुकसान हो जाए। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आफ्ताब पूनावाला को पारसी बताया जाने लगा है। लेकिन एक तरफ सियासत है तो दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा जो अब उबलने लगा है। नाराज लोग मुंबई के सड़कों पर उतर आए और मामले के दोषी आफ्ताब पूनावाला को फांसी की सजा दिए जाने की मांग करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि इस हत्या के पीछे की साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश करके दोषी पाए जाने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। प्रदर्शन में शामिल भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि श्रद्धा की निर्मम हत्या से पूरा देश सदमे में है। पूरा देश श्रद्धा के परिवार के साथ खड़ा है और उन्होंने कहा कि हम इस मामले को केवल एक हत्या के मामले के रूप में नहीं देख सकते हैं। सबूतों को देखते हुए दिल्ली पुलिस को इसमें लव जिहाद के कोण से भी जांच करने की जरूरत है। राम कदम ने कहा कि इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देना केवल एक इंसान के लिए संभव नहीं है। कोई अकेला शख्स इस अपराध को नहीं कर सकता है। दिल्ली पुलिस जांच करे कि इस मामले में कौन लोग या समूह शामिल थे। क्या हमारे देश में इस तरह का गिरोह चल रहा है? राम कदम ने कहा कि अगर हम लव जिहाद की घटनाओं को रोकना चाहते हैं तो दिल्ली पुलिस को इस मामले की लव जिहाद के एंगल से जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली पुलिस को पत्र लिखेंगे और इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। हम दिल्ली पुलिस से लव जिहाद के कोण से भी इस मामले की जांच करने का अनुरोध करते हैं। श्रद्धा मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने श्रद्धा हत्याकांड को लव जिहाद बताया। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुस्लिमों का पूरे देश में लव जिहाद एक मिशन की तरह चल रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ जोड़ना, उसके बाद या तो उन्हें छोड़ देना या फिर मौत के घाट उतार देना, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लोग नाम बदलकर, चोला और भेष बदलकर हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने साथ कर लेते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि मुंबई की लड़की के साथ दिल्ली में जो हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लड़की के माता पिता जिस तरह से बता रहे हैं, मुस्लिम लड़का लिव इन रिलेशन में नहीं बल्कि वैवाहिक रिलेटिव के रूप में उसके साथ रहता था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूरे मामले की निंदा करते हुए ये सवाल किया कि क्या आपने आफ्ताब की निंदा करते हुए, घटना की निंदा करते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान या ट्वीट पढ़ा या देखा क्या? अवार्ड वापसी गैंग इस पर कुछ बोली क्या? कुछ असहिष्णु लोग थे, आज वो इस पर चुप हैं। ऐसे विषयों पर ये बोलते नहीं दिखेंगे।
पार्थ चटर्जी और शिक्षक भर्ती घोटाले का दाग लगाए पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग में एक और नया कांड हो गया। बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित टीईटी परीक्षा परिणाम देखने के बाद पूरे राज्य में नया विवाद शुरू हो गया। वजह ये कि परीक्षा परिणाम की लिस्ट में ममता बनर्जी से लेकर पार्थ चटर्जी और अमित शाह से लेकर शुवेंदु अधिकारी तक के नाम शामिल हैं। मतलब कि इन लोगों ने परीक्षा दी और मेरिट लिस्ट में आए। अब शिक्षा विभाग जहां जांच करने की बात कह रहा है, वहीं ये मामला हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। परीक्षा परिणाम के साथ राजनेताओं के नंबर भी दिए गए हैं। ममता बनर्जी को जहां 92 नंबर मिले, वहीं अमित शाह को 94, शुवेंदु अधिकारी को पूरे 100 नंबर मिल गए। इतना ही नहीं, बोर्ड के अध्यक्ष गौतम पाल का नाम भी मेरिट लिस्ट में शामिल है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने पर इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। मेरिट लिस्ट में पार्थ चटर्जी के साथ साथ पुष्पा का नाम भी शामिल है। अमित शाह का रोल नंबर 075020639 अंकित है और उन्होंने 93 नंबर प्राप्त किए। दिलीप घोष और सुजान चक्रवर्ती दोनों ने 92 अंक हासिल किए। राज्य में भर्ती घोटाले की जांच तेज होने के साथ ही पश्चिम बंगाल के प्रमुख नेताओं के नामों की एक मेरिट सूची से हड़कंप मच गया। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह कि इस लिस्ट में अमित शाह का नाम भी शामिल है। मामले को लेकर वकीलों के एक समूह ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के समक्ष असामान्य नामों का मुद्दा उठाया और अदालत से ये पता लगाने का आग्रह किया कि क्या ये नाम परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से संबंधित हैं या नहीं। वकीलों के अनुसार ये नाम पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी 2014 की मेरिट सूची का हिस्सा थे, जिसे हाल ही में जारी किया गया। बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष गौतम पाल ने कहा कि सूची में 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका नाम गौतम पाल है और ये सभी असली उम्मीदवार हैं। बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि ये विवाद राज्य को बदनाम करने के लिए एक राजनीतिक मकसद से खड़ा किया गया। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है कि 2014 टीईटी क्वालिफायर की सूची में कई भ्रमित करने वाली चीजें थीं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। शिंदे गुट के साथ सियासी लड़ाई में अपना लगभग सब कुछ गंवा चुके उद्धव ठाकरे एक दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट पर बरस रहे थे और उसके उस फैसले पर उंगली उठा रहे थे जिसमें पार्टी का नाम और चुनाव निशान कोर्ट ने फ्रीज कर दिया था। उद्धव का कहना था कि 30 साल तक उन्होंने पार्टी चलाई, पर आज पिता बाला साहेब के नाम से किनारा करना पड़ रहा है। लेकिन उद्धव के इस रोने धोने का कोर्ट पर न तो कोई फर्क पड़ना था और न ही पड़ा। एक दिन बाद ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग के शिवसेना पार्टी के नाम और धनुष तीर के प्रतीक को फ्रीज करने के फैसले को चुनौती दी गई थी। हालांकि अदालत ने उद्धव ठाकरे को इतनी राहत जरूर दी है कि उसने भारत के चुनाव आयोग को चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम के आवंटन से संबंधित कार्रवाई को जल्द से जल्द तय करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि शिंदे गुट की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में सत्ता तो गई ही, साथ ही शिवसेना पार्टी पर भी शिंदे गुट ने दावा ठोक दिया था। इसके बाद ये मामला अदालत में गया और अदालत ने चुनाव आयोग को इस पर फैसला करने को कहा, लेकिन चुनाव आयोग ने शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दोनों फ्रीज करते हुए शिंदे और उद्धव गुट को नया नाम और निशान आवंटित कर दिया। उसके बाद से राजनीतिक जानकारों का ये मानना है कि शिवसेना पार्टी का अब कोई भविष्य नहीं है। उद्धव ठाकरे को नए नाम और निशान से ही राजनीति करनी पड़ेगी, इसलिए महाराष्ट्र में शिवसेना घमासान थमा नहीं है। 2 धड़ों में बटी शिवसेना पुरानी शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान को लेकर आमने सामने है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुना दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अब ये चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक फ्रीज रहेगा। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में उपचुनाव और निकाय चुनावों को देखते हुए पार्टी के दोनों धड़ों को अस्थायी रूप से नया नाम और चुनाव चिन्ह जारी किया था। वहीं इसके पहले इस मामले पर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने तीर कमान वाले चुनाव निशान पर अपना दावा ठोकते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर ली थी। हालांकि इस याचिका पर 14 नवंबर को सुनवाई हुई, लेकिन इस दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में उसे चुनाव आयोग के अंतिम निर्णय का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए। इसके पहले चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश, जिसमें ये कहा गया था कि शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया जाए, को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान उद्धव ठाकरे गुट से पूछा कि पोल पैनल के अंतिम फैसले का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले को चुनाव आयोग ने उपचुनाव के उद्देश्य से दिया था, वो अंतिम फैसला नहीं था। ऐसे में अंतरिम आदेश का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में कोर्ट को चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार करना चाहिए। पर दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव नरूला की बेंच के समक्ष उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश वकील ने कहा कि आयोग का फैसला सरासर गलत है। आखिर पार्टी को उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे ने खड़ा किया था, वो ही इसके असली हकदार हैं।
बहरहाल इस मामले में उद्धव ठाकरे को लगातार झटके लग रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। राजनीति में अगर आपने खुद को साबित न किया हो तो हर कोई आप पे तंज कसेगा और मजे लेगा। पीएम मोदी की यही यूएसपी है कि उन्होंने 12 साल से अधिक समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में खुद को साबित किया और अब पिछले 8 साल से उनके प्रधानमंत्री रहते भारत विकास के पथ पर अग्रसर है। लेकिन राहुल गांधी के साथ यही समस्या है कि वो बनना तो प्रधानमंत्री चाहते हैं, लेकिन किस बिना पर, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। शायद इसीलिए मौका मिलते ही हर कोई उन्हें बजा जाता है। अब की बार ये मौका हाथ लगा AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के हाथ और उन्होंने इसे जाया भी नहीं किया। उन्होंने राहुल गांधी की जमकर खबर ली, यहाँ तक कि उनकी तुलना उन्हें हराने वाले से करते हुए स्मृति ईरानी को राहुल गांधी से बेहतर तक बता दिया। ओवैसी ने साफ कहा कि राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं है। इस दौरान ओवैसी ने नीतीश कुमार को भी कोसा और कहा कि उनकी डेट भी एक्सपायर हो चुकी है। ओवैसी ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर जमकर हमले किए, लेकिन राहुल गांधी उनके खास निशाने पर रहे। ओवैसी ने राहुल गांधी के जले पर नमक छिड़कते हुए उनकी तुलना स्मृति ईरानी से कर दी। 2019 चुनाव में अमेठी लोकसभा से राहुल गांधी को बुरी तरह हराने वाली स्मृति ईरानी को ओवैसी ने राहुल गांधी से बेहतर तक बता दिया। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी ही अच्छा बोल सकती हैं, वो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं। हमें पीएम और सीएम नहीं बनना है, विपक्ष से प्रधानमंत्री बनना है तो उन्हें सोचना चाहिए। विपक्ष के लोग विचारधारा के स्तर पर बीजेपी और नरेंद्र मोदी से मुकाबला ही नहीं करते हैं। चुनाव हारने के बाद ओवैसी के ऊपर आरोप मढ़ते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकते। विचारधारा की लड़ाई करनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी मुझे पीएम मटेरियल नहीं लगते हैं। नीतीश कुमार का समय भी खत्म हो चुका है, उनकी दवाई की एक्सपायरी डेट हो चुकी है। ममता बनर्जी और केजरीवाल भी पीएम मोदी के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। एक समय आएगा कि जनता ही नरेंद्र मोदी को हटाएगी और वो ही विकल्प बनेगी। पीएम मोदी के हटते ही बीजेपी भरभराकर गिर जाएगी। पीएम मोदी की लगातार जीत के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि अगर कोई राजनेता बोलेगा कि मैं भगवान बन गया हूं, तो जनता उसे धूल चटाने में देर नहीं करती है। बंगाल में CPM के साथ क्या हुआ था, सभी को लगता था कि कोई उन्हें हरा नहीं सकता, लेकिन अब देख लीजिए क्या हाल है। ऐसे ही अगर बीजेपी भी सोचती है तो जिस दिन मोदी हटेंगे उस दिन बीजेपी हार जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। चुनाव के वक्त राजनीतिक दल सेकुलर होने की दुहाई देते हैं, लेकिन उसके बाद नाम लेने से भी कतराते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतना बुरा हाल है कि हम बयां भी नहीं कर सकते। कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। कांग्रेस के विधायक जीत जाते हैं, लेकिन बाद में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और हिंदुत्व की राजनीति पर चल रहे हैं। वो कॉमन सिविल कोड पर नहीं बोलेंगे और बिल्किस बानो के मुद्दे को नहीं उठाते हैं। मुस्लिमों पर बात करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चुनाव के समय मुस्लिमों के जो बड़े चौधरी बनते हैं, उनकी वजह से ये हालत हो गए हैं कि मुस्लिमों की छवि बीजेपी को हराने वाले के रूप में बन गई है। चुनाव के समय ये लोग एक्टिव होते हैं और वोट मांगते हैं, लेकिन हारने के बाद दिखाई नहीं पड़ते। इसी वजह से तो हम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो हर सीट पर जीतने की कोशिश करेंगे। मुझे जीतने का पूरा भरोसा है और हम बढ़िया सीटें निकालेंगे। ओवैसी ने कहा कि गुजरात में सभी लोकसभा सीटें तो बीजेपी जीत गई थी, हम एक भी सीट नहीं लड़े थे। गोपालगंज में हमें बराबर वोट मिले हैं। क्या मैं किसी से पूछकर चुनाव लड़ूंगा? मुझे किसी की परवाह नहीं है। मेरा जहां मन करेगा वहां से चुनाव लड़ूंगा। मैंने किसी से कोई डील नहीं की है। अगर ऐसा होता तो क्या राहुल गांधी ने अमेठी से स्मृति ईरानी के साथ कोई डील कर ली थी हारने के लिए? कांग्रेस जीतती कहां है? वायनाड में, जहां 35% मुस्लिम है। उन्होंने कहा कि बिहार में इस समय राजद सत्ता में है, उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों गोपालगंज हार गए। जब तक विचारधारा को लेकर आप बीजेपी से मुकाबला नहीं करेंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे। कांग्रेस का हाल देख लीजिए। तेलंगाना में उपचुनाव हुआ और कांग्रेस की जमानत तक जब्त हो गई। मैं तो आज ही कह रहा हूं कि अगर रायबरेली में सोनिया गांधी नहीं उतरी तो वो सीट भी कांग्रेस हार जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।